तो हमारे पास एसएन पांडे के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और ये एक बड़े मज़ेदार सवाल से शुरू होते हैं। सवाल ये है, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रही कोई समस्या जैसे पैसे का अटक जाना या आत्मविश्वास की कमी और आपके घर में रखी कोई पुरानी बेजान चीज़, इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? और ये कनेक्शन मतलब कोई दिमागी वहम नहीं है। इन नोट्स के मुताबिक ये ज्योतिष और ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। ये जो एस्ट्रो वास्तु की अवधारणा है, ये कहती है कि आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि आपकी कुंडली का एक 3D प्रिंट आउट है। कुंडली का 3D प्रिंट आउट, वाह, ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए एक काल्पनिक व्यक्ति अमन की कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अमन एक मेहनती काबिल इंसान है, पर पिछले 1-2 साल से उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्लाइंट्स ऐन मौके पर पेमेंट रोक देते हैं, ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता और उसे हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अब पांडे जी के नोट्स के हिसाब से अमन की इन समस्याओं की जड़ उसके घर में कहाँ छुपी हो सकती है? ये एक बेहतरीन तरीका इसे समझने का। सबसे पहले एस्ट्रो वास्तु ये कहता है कि हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र से घिरे हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं, और हम अनजाने में ही अपनी इस ऊर्जा के हिसाब से अपने आसपास का माहौल बना लेते हैं। मतलब अमन ने अपने घर का हर कोना, दीवारों का रंग, यहाँ तक कि अलमारी में पड़े पुराने कपड़े भी अपनी उस ऊर्जा के हिसाब से ही चुने हैं, जो अभी उसकी समस्याओं का कारण है। ठीक है, पर यहाँ पहला सवाल ये उठता है कि अमन तो उस घर में 10 साल से रह रहा है। उसके घर का सामान भी ज्यादातर पुराना ही है। तो फिर ये दिक्कत पिछले 1-2 साल से ही क्यों शुरू हुई? वो पुरानी कुर्सी या वो लाल रंग का टूल बॉक्स तो पहले भी वहीं पड़ा था। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर एस्ट्रो वास्तु पारंपरिक वास्तु से एकदम अलग हो जाता है। इसका जवाब ग्रह दशा के सिद्धांत में छिपा है। देखिए, हमारी कुंडली में हर ग्रह का एक समय तय होता है, जिसे हम दशा या महादशा कहते हैं। जब किसी ग्रह की दशा शुरू होती है तो वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है और अपना अच्छा या बुरा फल देना शुरू कर देता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो टूल बॉक्स 10 साल से अमन के लिए सिर्फ एक औजार का डिब्बा था, वो मंगल की बुरी दशा शुरू होते ही अचानक एक नकारात्मक एंटेना बन गया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एंटेना। पांडे जी के नोट्स यही कहते हैं कि ग्रह जो खुद सिर्फ ऊर्जा या वाइब्रेशंस है, उन्हें अपना असर दिखाने के लिए एक भौतिक माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे बिजली को अपना असर दिखाने के लिए बल्ब या पंखे की जरूरत होती है, वैसे ही ग्रहों को अपना फल देने के लिए आपके घर में मौजूद उनसे जुड़ी चीजों की जरूरत होती है। तो जो चीज कल तक सामान्य थी, वो आज एक विशेष ग्रह की ऊर्जा को पकड़कर आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो ये साफ कर देना जरूरी है कि हम उस वास्तु की बात नहीं कर रहे हैं जो कहता है कि किचन हमेशा दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। ये उससे बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है कि एक ही सही वास्तु वाला घर 2 भाइयों के लिए अलग अलग नतीजे दे सकता है। एकदम अलग। पारंपरिक वास्तु एक सामान्य नियम है, जबकि एस्ट्रो वास्तु एक व्यक्तिगत निदान है, पर्सनल डायग्नोसिस है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली जैकेट नहीं है। चलिए अमन के केस पर वापस आते हैं। उसकी पहली समस्या है पेमेंट का अटकना। हाँ, उसकी पेमेंट फंसी हुई है। ज्योतिष में इसका संबंध किस ग्रह से हो सकता है? ज्योतिष के अनुसार धन का प्रवाह, ऊर्जा और एक्शन, इन सब का ग्रह है मंगल। अगर अमन की कुंडली में मंगल की दशा खराब चल रही है, तो उसकी ऊर्जा और पैसे का फ्लो वो रुक जाएगा। मंगल का संबंध लाल रंग, नुकीली चीजों, औजारों और जमीन से होता है। 1 मिनट, ये कनेक्शन बनता कैसे? मतलब मंगल ग्रह जो लाखों मील दूर है, उसे कैसे पता चलता है कि अमन के घर के किसी कोने में एक लाल टूल बॉक्स रखा है? ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। नोट्स के अनुसार इसे ऐसे समझिए कि ग्रहों की ऊर्जा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, जैसे वाईफाई के सिग्नल्स। लेकिन उस सिग्नल को पकड़ने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, है ना? हाँ। ठीक वैसे ही मंगल की ऊर्जा हर जगह है, लेकिन वो अपना बुरा असर वहीं दिखाएगी जहां उसे अपने जैसा रिसीवर या चैनल मिलेगा। और वो रिसीवर है मंगल से जुड़ी कोई वस्तु, जैसे लाल रंग का टूल बॉक्स, लाल चादर या कोई नुकीला शो पीस। तो अगर अमन की कुंडली के हिसाब से उसके पैसे या काम से जुड़ी दिशा में मंगल की कोई ऐसी चीज पड़ी है, तो वो पेमेंट ब्लॉकेज को और बढ़ा रही होगी। बिल्कुल।
बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसा ही हो। और यहाँ समाधान ये नहीं है कि पूरे घर में तोड़फोड़ की जाए, सिर्फ उस एक चीज को उस खास जगह से हटाना है। लेकिन क्या ये सुनने में बहुत ज्यादा आसान नहीं लगता कि किसी की सालों की मेहनत और बिजनेस की समस्या सिर्फ एक टूल बॉक्स हटाने से हल हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई और भी परत है या ये इतना ही सीधा है? ये सीधा है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि उस चीज को ढूंढना ही असली काम है। लेकिन हाँ, स्रोत का दावा यही है। तर्क ये है कि आप उस ग्रह के भौतिक माध्यम को हटा रहे हैं, आप उस नकारात्मक ऊर्जा के, उसके स्रोत को बंद कर रहे हैं। जैसे ही आप उस एंटेना को हटाते हैं, ऊर्जा का प्रवाह ठीक होने लगता है। पांडे जी के नोट्स में किस्सा भी है। एक लेखक थे जिनकी किताब नहीं बिक रही थी। उनकी कुंडली के हिसाब से उनके घर के पश्चिम दिशा में शनि की कोई पुरानी जंग लगी चीज होनी चाहिए थी। जानते हैं क्या निकला? दादाजी के जमाने का एक पुराना बंद पड़ा रेडियो। उसे हटाते ही उनकी रुकी हुई डील फाइनल हो गई। वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अमन की दूसरी समस्या पर आते हैं। उसे जो बेचैनी और घबराहट होती है और मीटिंग्स में उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन घर में रखी चीजों से हो सकता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो घर में देवी देवताओं की स्थापना से जुड़ा है। हम सब श्रद्धा से अपने घर में मूर्तियां या तस्वीरें रखते हैं। हमारे पास रोतों में भगवान कृष्ण की एक तस्वीर भी है। हम सोचते हैं कि ये सकारात्मकता लाएगा, लेकिन पांडे जी के नोट्स कहते हैं कि अगर ये गलत जगह पर हो तो इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। गणपति की मूर्ति से अशुभ परिणाम, ये कैसे हो सकता है? गणेश जो तो विघ्नहर्ता हैं। बिल्कुल, लेकिन ऊर्जा के विज्ञान को समझना जरूरी है। स्रोत के अनुसार हर देवता की ऊर्जा एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। गणपति का संबंध बुध ग्रह से है, जो हमारी बुद्धि, वाणी और सबसे जरूरी हमारे नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। जब बहुत सारी गणपति की मूर्तियां एक ही जगह पर, खासकर गलत दिशा में होती हैं, तो ये उस ऊर्जा का ओवरडोज बना देता है। ओवरडोज? इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एक संगीत के सुर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो संगीत नहीं, शोर बन जाता है। ये ऊर्जा का शोर घर के सदस्यों के बुध ग्रह को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे दिमागी उलझन, बेचैनी, माइग्रेन, भूलने की बीमारी या अमन जैसी एंग्जाइटी की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो अगर अमन के घर में बहुत सारी गणपति की मूर्तियां हैं या वे गलत दिशा में रखी हैं, तो यह उसकी मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण हो सकता है। ये श्रद्धा का अपमान नहीं, बल्कि ऊर्जा के नियमों को समझने की बात है। ये तो हुई पैसे और कामकाज की बात, पर क्या हमारे घर की चीजें हमारे अंदरूनी एहसास, जैसे हमारा आत्मविश्वास या हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पर भी असर डालती हैं? क्योंकि अमन की एक समस्या ये भी है कि उसे मीटिंग में कोई गंभीरता से नहीं लेता। और अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ रहे हैं, पहचान और आत्मविश्वास। ज्योतिष में इसका सीधा संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य राजा है, वो आत्मा है, आपकी पहचान है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, उसका आत्मविश्वास ऊंचा होता है। और अगर सूर्य कमजोर हो, जैसा शायद अमन के केस में हो रहा है, तो व्यक्ति पहचान के संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है। और पांडे जी के नोट्स में आज के डिजिटल युग का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति समाज में या जूम कॉल पर अपना चेहरा दिखाने में संकोच करता है, हमेशा अपना कैमरा बंद रखता है, तो ये कमजोर सूर्य का साफ संकेत है। और इसका सीधा संबंध पैसे की आवक रुकने से हो सकता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है वाली कहावत यहाँ ज्योतिषी स्तर पर लागू होती है। चेहरा ना दिखाना मतलब अपनी पहचान को छिपाना, और जब राजा ही छिपा रहेगा तो प्रजा यानी पैसा उस तक कैसे पहुंचेगा? अरे, ये सुनकर तो मैं अभी अपना फोन चेक करना चाहता हूँ कि मैंने अपना नाम कैसे सेव किया है। ये एक इतनी छोटी सी बात है जिस पे कोई ध्यान भी नहीं देता। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति अपनी प्रोफाइल पिक्चर में क्या लगाता है। क्या वो अपना चेहरा साफ साफ दिखाता है या किसी एक्टर, भगवान या किसी फूल पत्ती की फोटो लगाता है। ये सब कमजोर सूर्य के लक्षण हो सकते हैं, जो दिखाता है कि व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर सहज नहीं है, और इसका सीधा असर उसके आत्मविश्वास और करियर पर पड़ता है। ये पिता से संबंधों पर भी बुरा असर डाल सकता है। तो ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है।
घर में रखी कोई गलत चीज एक ग्रह को नकारात्मक रूप से सक्रिय करती है, और वो ग्रह आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो या पहचान, सब पे असर डालना शुरू कर देता है। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या अमन को अपना पूरा घर बदलना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस एस्ट्रोवास्तु की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा है। पांडे जी जोर देकर कहते हैं कि एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों का जीवन पूरी तरह अलग अलग हो सकता है। एक भाई बहुत सफल हो सकता है और दूसरा संघर्ष कर रहा हो सकता है, जबकि दोनों एक ही छत के नीचे एक ही वास्तु में रह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी ग्रह दशाएं अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि जनरल वास्तु के उपाय, जैसे ये कहना कि उत्तर पूर्व में मंदिर होना चाहिए या पूरे घर को पीले रंग से रंग दो, हर किसी के लिए काम नहीं करते। ये तो वैसे ही हुआ जैसे एक ही दवा हर मरीज को दे देना। खानों का उपयोग करके ये देखा जाता है कि समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे अगर पति पत्नी के रिश्ते में दिक्कत है तो 7वां घर देखा जाएगा। फिर उस घर से जुड़ी दिशा में जो नकारात्मक ग्रह की वस्तु पड़ी है उसे सिर्फ उस पीड़ित व्यक्ति यानी अमन के लिए हटाया जाता है, पूरे परिवार के लिए नहीं। तो अगर एक ही घर में अमन को मंगल की दशा के कारण परेशानी हो रही है और उसके भाई को शनि की, तो दोनों के लिए उपाय भी अलग अलग होंगे, भले ही वे एक ही कमरे में क्यों ना रहते हों। बिल्कुल, हो सकता है कि अमन के लिए कमरे में रखी लाल पेंटिंग समस्या हो और उसके भाई के लिए उसी कमरे में रखा पुराना लोहे का संदूक। समाधान एकदम सटीक और व्यक्तिगत होता है। जो व्यक्ति पीड़ित है, सिर्फ उसकी कुंडली के अनुसार उसके आसपास के वातावरण में छोटा सा बदलाव किया जाता है। आज की ये चर्चा वास्तव में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारा भौतिक वातावरण और ज्योतिषीय प्रभाव एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। ये सिर्फ मान्यताओं का विषय नहीं लगता, बल्कि एक व्यवस्थित तर्क पर आधारित है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। इस पूरे संबंध को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक मेडिकल सादृश्य, मतलब मेडिकल एनालॉजी का उपयोग किया गया है, जो इस पूरी अवधारणा का सार है। सोचिए, एक घर में अगर 5 लोग हैं और एक बीमार पड़ता है तो दवाई सबको नहीं दी जाती है ना? नहीं, जाहिर है। डॉक्टर सिर्फ बीमार व्यक्ति का ब्लड टेस्ट या एक्सरे करता है और दवा भी सिर्फ उसी को दी जाती है। पूरे घर का इलाज करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह एस्ट्रोवास्तु का मतलब पूरे घर में तोड़फोड़ करना या दीवारों का रंग बदलना नहीं है। इसका मतलब है पीड़ित सदस्य की जन्मपत्री, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है, उसे देखकर ये पता लगाना कि कौन सा ग्रह यानी वायरस किस दिशा यानी शरीर का अंग में बैठकर समस्या दे रहा है, और फिर केवल उस दिशा में रखे उस ग्रह से जुड़ी वस्तु को हटाकर, जो कि इलाज या ट्रीटमेंट है, स्थिति को ठीक करना। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें निष्क्रिय दर्शक होने के बजाय अपने जीवन में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। अगर हमारे आसपास की चीजें और हमारा घर हमारे ग्रहों की स्थिति का दर्पण है, तो क्या हम सचेत रूप से अपने वातावरण में छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? शायद अगली बार जब हम घर की सफाई करें तो हम सिर्फ धूल ही नहीं, बल्कि उन ऊर्जाओं को भी साफ कर रहे हों जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं।